हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर अपना फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसमें भी हम मेन पॉइंट्स ही पढ़ेंगे हमेशा की तरह। तो सबसे पहले इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो सजीव सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो इस चैप्टर में पूरे फसलों के बारे में ही बताया गया है कि उसका हम उत्पादन कैसे करते हैं और फिर उसका प्रबंधन कैसे करते हैं। तो इसी इसी में हम आगे देखते हैं कि जो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। और इसमें कृषि पद्धतियाँ बताई गई हैं। इसमें आपको छोटी सी स्टोरी घुमंतू लोगों के बारे में बताई गई है। बॉक्स में ही आप खुद पढ़ लेना। तो इसमें आगे बताया गया है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि जो फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां, फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जो कि है खरीफ और रबी फसल। तो फिर खरीफ फसल कौन सी होती है? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से दिसंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। रबी फसलें क्या होती हैं? शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक जो उगाई जाती हैं उन्हें रबी फसल कहा जाता है। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें, सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। आधारित फसल पद्धतियाँ कि फसल की पद्धतियाँ कैसे होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाते हैं। तो इसमें सबसे कृषि पद्धतियों में सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो मिट्टी तैयार करना, सेकंड नंबर पे बुआई होती है, तीसरे नंबर पे खाद एवं उर्वरक देना होता है, सिंचाई चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे खरपतवार से सुरक्षा और कटाई, और फिर उसके बाद भंडारण। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करने के बारे में जानते हैं कि जो मिट्टी तैयार कैसे की जाती है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे बोना, इसे पोला करना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें मिट्टी में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई से धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। नेक्स्ट है पोली मिट्टी। मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र है क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। तो केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। नेक्स्ट है ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट है इसी में, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अब इसमें कृषि औजारों के बारे में बताया गया है। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। यहाँ पे ये हल की इमेज दिखाई गई है और ये मिट्टी को पोला करने में काफ़ी सहायक है। तो प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। इसमें लोहे की मजबूती तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसी में नेक्स्ट है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है और इससे टाइम और लेबर दोनों बचती है। बुआई, अब हम बुआई के बारे में जानते हैं कि बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। ये तो सभी देंगे, नॉर्मल सी बात है। और क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः ये जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि है कि पानी में डाल देते हैं बीजों को और जो खराब बीज होते हैं वो ऊपर पानी में तैरने लग जाते हैं, उन्हें अलग कर दिया जाता है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। तो फिर हम औजारों के बारे में जानते हैं। जो परंपरागत औजार जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, और सीड ड्रिल के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सीड ड्रिल क्या होती है, जो ये बीजों को सीड ड्रिल के द्वारा ज़मीन में बोया जाता है। इसके नाम में ही सीड आ रहा है तो बीजों से रिलेटेड कुछ होगा। और धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाते हैं और फिर उसके बाद हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना आवश्यक है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। खाद नेक्स्ट है, और यहाँ आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रखा है। और फिर यहाँ बताया गया है कि जो उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। और उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है। और परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है।
ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। और अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। तो हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए रासायनिक खाद के को छोड़कर, उसके अलावा। और पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में उगाते थे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनर्चक्रण होता रहता है। यह फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यहाँ पे उर्वरक एवं खाद में अंतर बताया गया है। तो ये अंतर है, देख सकते हैं। और खाद के लाभ क्या क्या है वो सब आप देखेंगे और खूब पढ़ेंगे। और निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। सिंचाई के स्रोत कौन से हैं? कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, नहर, बांध, ये सारे जल के स्रोत हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके भी इसमें बताए गए हैं, जिसमें इमेज के साथ भी दिखाया गया है कि जो पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं, मोट घिरनी जिसे बोला जाता है, चेन पंप, ढेकली, रहट, तो ये सारे सिंचाई के पारंपरिक तंत्र हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन सी हैं? छिड़काव तंत्र, इसमें छिड़काव से पानी दिया जाता है, सिंचाई करी जाती है खेतों में। और सेकंड है ड्रिप तंत्र, इसमें बूंद बूंद से पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है। खरपतवार से सुरक्षा, अब हम इसमें खरपतवार से सुरक्षा जानते हैं कैसे होती है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। नेक्स्ट इसी में है कटाई। तो फसल पक जाने के बाद ये तो सबको पता है कि वो काटी जाती है और फिर पकने में एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। हमारे देश में दरांती की आवश्यकता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से दानों या बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहते हैं। यहाँ पे आपको दरांती की इमेज दिखाई गई है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दोनों दानों को फटक कर अलग करते हैं। और यहाँ पे कटाई पर जो त्योहार मनाए जाते हैं वो बताए गए हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं जो कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या, बिहू आदि है। अब इनका भंडारण कैसे किया जाता है? उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उनमें नमी, कीट, चूहे और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। और फिर बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो एवं भंडार गृहों में किया जाता है। यहाँ पे साइलो की इमेज दिखाई गई है। बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ये, और ये भंडार गृह जो होते हैं वो उनकी इमेज दे रखी है।
जंतुओं से पौधे भी नहीं, जंतुओं से भोजन भी हमें प्राप्त होता है, और उसके वो प्राप्त करने के लिए हम पशुपालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर का एंड। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, और अपने दोस्तों के शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों को ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है उनको भी प्राप्त हो सके, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड हो सके उनको। थैंक यू।